ईरान, चाइना और रशिया के साथ अराउंड मिड फरवरी वहां पे जॉइंट नेवल एक्सरसाइजेस करने वाला है। तो अगर वहां पे चाइना एंड रशिया की भी शिप्स आ जाती हैं, तब आप इस टाइप का अटैक एग्जीक्यूट करने की नहीं सोच सकते। The United States is going to learn, get a very bloody nose. तो इसका मतलब अमेरिका जो भी ऑफेंसिव मिसाइल्स लॉन्च करेगा वो जीपीएस के थ्रू चलती हैं। अगर जीपीएस ही नहीं चलेगा तो अपने टारगेट्स को कैसे हिट करेंगी? What happens if the supreme leader is removed in Iran? What happens next? So I don't think anyone can give you a simple answer as to what happens next in Iran if the supreme leader and the regime were to fall. अमेरिका और ईरान के बीच में न्यूक्लियर टॉक्स फिर से चालू हो गई हैं, थैंक गॉड। बट ये भी विदाउट अड़चन नहीं था। सबसे पहले तो रिपोर्ट आने लगी कि हाँ ये लोग बैठ के बात करेंगे टर्की में। फिर कुछ डिसएग्रीमेंट्स हुई ओवर द फॉर्मेट एंड लोकेशन। ईरान कहने लगा कि ओमान में होनी चाहिए टॉक्स एंड थोड़ा फॉर्मेट भी वो चेंज करना चाहते थे। रिपोर्ट किया जा रहा है कि डिसएग्रीमेंट ये था कि ईरान चाहता है कि सिर्फ न्यूक्लियर के बारे में बात हो, बट अमेरिका चाहता है न्यूक्लियर के अलावा बैलिस्टिक मिसाइल्स के बारे में भी बातचीत हो। फाइनली रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जो मीडिएटर हैं कतर, टर्की एंड इजिप्ट में, उन्होंने प्रेशराइज किया यूनाइटेड स्टेट्स एंड ईरान को, दोनों को, कि भाई आपको बैठ के बात ही करनी पड़ेगी। एंड बातचीत लगता है तभी हो पा रही है जब ईरान को ये कन्विंस कर पाए हैं कि भाई आपका जो यूरेनियम एनरिचमेंट है उसको आपको कम करना पड़ेगा। अब ऑफ कोर्स अमेरिका ये भी चाहता है कि जो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है ईरान का उसको भी रिस्ट्रिक्ट किया जाए एंड उनके जो प्रॉक्सीज हैं जैसे कि हिजबुल्ला हो गया, हमास हो गया, इनको भी सपोर्ट करना ईरान बंद कर दे। अब लेटेस्ट न्यूज़ ये है कि अमेरिकन सिटीजन्स को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की वर्चुअल एम्बेसी ने वार्निंग दे दी है कि भाई वो वहां से निकल जाएं, लीव ईरान नाउ, वो ऐसा कह रहे हैं। तो बेसिकली बात ये चल रही है, अगर आप मुझसे पूछो तो, कि जैसे वेनेजुएला के ऊपर अमेरिका ने प्रेशर डाला, अपनी इतनी आर्माडा भेज दी, एयरक्राफ्ट कैरियर्स भेज दिए, शिप्स भेज दिए, सराउंड कर लिया एकदम वेनेजुएला को, उसी तरीके से ट्रंप ने अब ईरान को सराउंड कर लिया है, सॉर्ट ऑफ। इसके बारे में आगे बात करेंगे। एंड अब वो उनके ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कि भाई आप डील करो, और डील भी ऐसी करो जो आपके लिए सुसाइडल हो जाए। तो अब जो नया अग्रीमेंट की बात हो रही है उसमें बात हो रही है जीरो एनरिचमेंट की फॉर 3 years, ठीक है। एंड उसके बाद आप थोड़ा थोड़ा एनरिच कर पाओगे, अप टू 1.5% एनरिच कर पाओगे। एंड जो आपके पास ऑलरेडी एनरिच्ड यूरेनियम है ये आप भेज दो, कहाँ पे? किसी थर्ड कंट्री में भेज दो। अब ईरान कहता है कि जो हमारा बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है हम उसको डिच नहीं करेंगे, वो एज इट इज चलता रहेगा, पर अमेरिका कहता है नहीं, उसको भी आपको कर्व करना पड़ेगा। सिंपल बात है, पिछले वीडियो में भी हमने आपको बताया है, दो चीजें हो सकती है। एक ऐसी कंडीशंस इंपोज कर दो सामने वाले पे कि वो एक्सेप्ट ही ना करे, ताकि आप दुनिया को बोल सको हमने तो ट्राई किया नेगोशिएट करने के लिए, उन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं किया, ठीक है। और अगर मान लो एक्सेप्ट कर लिया तो भाई सिंपल है ना, अगर इनके पास कोई डिफेंस ही नहीं रहेगा फिर तो आप उनको खत्म ही कर दोगे। तो अब भाई ये बात बहुत क्लियर है कि नेगोशिएट असली में कौन कर रहा है, किसकी हैं ये सारी कंडीशंस? इजराइल की हैं कंडीशंस। एंड अब तो मीडिया भी इस बात को छुपाती नहीं है, यहाँ पे खुद ही रिपोर्ट हो रहा है कि जो मीडिएटर्स हैं इसमें बेसिकली ईरान की तरफ से उनके फॉरेन मिनिस्टर एंड अमेरिका की तरफ से हैं एक रियल एस्टेट बिल्डर स्टीव विटकॉफ, जिनको ऑनेस्टली मुझे तो लगता है ही इज जस्ट देयर एज अ फेस। असली में ये लोग नेगोशिएट ही नहीं करना चाहते। बट मैं इसलिए क्यों कह रहा हूँ कि पूरी इजराइल की कंडीशंस हैं, क्योंकि बिफोर गोइंग इनटू द मीटिंग, बिफोर गोइंग इनटू द नेगोशिएशंस, दिस गाय विटकॉफ ये कहाँ पे किसके साथ मीटिंग कर रहा था? इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू, वॉर क्रिमिनल के साथ मीटिंग कर रहा था ये, ठीक है। एंड उसके जितने स्पाई चीफ्स हैं उनके साथ मीटिंग कर रहा था। पहले वहाँ मीटिंग करेगा, उनसे समझेगा कि वो लोग क्या चाहते हैं, फिर उसके बाद जाके ओमान में मीटिंग होगी। एंड अब तो थोड़ी टेंशन और ज़्यादा बढ़ भी गई है, थोड़ा सा हाईली, आई वुडंट से एस्केलेट हुआ है मैटर, बट एक ईरानियन ड्रोन था जिसको शूट डाउन किया इनके एयरक्राफ्ट कैरियर ने, अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर ने। एंड जो IRGC है उनका ये कहना है कि पूरी फीड, वहाँ की लाइव फीड ऑलरेडी वो लोग ले चुके हैं वहाँ से, उनको एग्जैक्टली पता है एयरक्राफ्ट कैरियर कैसा है, उसमें कौन से एयरक्राफ्ट है, परहैप्स वो भी पता होगा। इसके अलावा एक जो US की मर्चेंट शिप थी जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्रॉस करने वाली थी, उसके बीच में भी आनाकानी हो गई। अब कुछ रिपोर्ट्स कहती है कि भाई वो क्रॉस कर गया सेफली, कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि ऐसा नहीं हुआ। अब इस सोनार 21 में लैरी जॉनसन जो कि ex-CIA हैं, आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड यू आप सोनार 21 जाके चेकआउट करो, आपको इस टाइप की इनसाइट्स मिलेंगी जो कोई और नहीं दे पाएगा आई बिलीव। एंड इनके बहुत सारे आर्टिकल्स हम भी एज रेफरेंस यूज़ करते हैं। तो ये बता रहे हैं कि भाई US कैरियर कह रहा है कि उन्होंने शूट डाउन किया, ठीक है, वो पर्टिकुलर ड्रोन विच वॉज फ्लाइंग टूवर्ड्स द USS एब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर, पर इन्होंने ये नहीं बताया वो उसका मेक क्या था, मॉडल क्या था, ठीक है। और 3 दिन पहले ईरानियंस ने ये पूरा जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उसका वीडियो फुटेज ईरान के प्रेस टीवी पे भी दिखा दिया। मतलब होना तो ये चाहिए था कि ड्रोन बिफोर वो एयरक्राफ्ट कैरियर के विसिनिटी में आता था उसको तभी शूट कर देना चाहिए था। तो
आई गेस एक बहुत ही बड़ी लापरवाही हो गई उन लोगों से। अब देखने वाली बात तो ये है कि जो ट्रम्प कह रहा है कि इतना बड़ा आर्माडा वहां पहुंच गया है एंड हम कभी भी अटैक कर सकते हैं अगर ईरान नेगोशिएट नहीं करता, तो इससे पहले हमको देखना पड़ेगा कि यूनाइटेड स्टेट्स नेवी ने किस टाइम ऐसा वाला अटैक कैरी आउट किया जब वो एक देश से या एक पर्टिकुलर पार्टी से कुछ ऐसा काम करवाना चाहते थे जो वो लोग नहीं करना चाहते। एंड इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है अंसार अल्लाह हुथीज, जो कि येमेन का एक पार्ट कंट्रोल करते हैं। इन लोगों ने इन सॉलिडारिटी विद गाजा रेड सी का शिपिंग रूट ब्लॉक किया हुआ था, जिससे इजराइल को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था। तो इजराइल पहुंच गया अपने फौफौ के पास, ट्रंप के पास, कि भाई इसको सॉर्ट आउट करवाओ, इनको सबक सिखाओ। तो अमेरिका ने उस टाइम पे जितना भी इनका बिल्डअप था नेवी का, उसको यूज़ किया था येमेन को प्रेशराइज करने के लिए। एंड लेट मी टेल यू, उस चीज़ में ये लोग फेल हो चुके थे। काफ़ी दिन तक ये ऑपरेशन उन्होंने कैरी आउट किए, देन दे रियलाइज कि भाई हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है। तो अब इंटरेस्टिंग बात ये रहेगी देखने की कि आज के डेट में उनकी कितनी फ्लीट है वहाँ पे, एंड जब वो हुथीज को टारगेट कर रहे थे, येमेन को टारगेट कर रहे थे, उस टाइम पे क्या बिल्डअप था। तो आज के डेट में एक एयरक्राफ्ट कैरियर है यूएसएस इब्राहिम लिंकन, ठीक है। उस टाइम पे देयर वर 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स, एक यूएसएस हैरी ट्रूमन एंड एक था यूएसएस कार्ल विंसन, ठीक है। ये दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर उन्होंने यूज किए थे। इसके अलावा 3 डिस्ट्रॉयर्स हैं आज के डेट में, एंड एट दैट टाइम जब येमेन को टारगेट किया था तब 4 से 5 डिस्ट्रॉयर्स थे और एक क्रूजर भी था, ठीक है। अब ये डेफिनेट बात है कि भाई एट दैट टाइम ज्यादा F-18s थे एंड आज के डेट में F-35 ज्यादा हैं, बट फिर भी ओवरऑल फ्लीट तो कम ही है ना। ये कितनी हैरानी वाली बात है कि उस टाइम पे आप येमेन को अटैक करने लगे थे, ठीक है, विच इज अ मच स्मॉलर पावर। हुथीज आर अ मच स्मॉलर पावर कंपेयर्ड टू ईरान, कोई कंपैरिजन ही नहीं है, ठीक है। एंड आज के डेट में आपके पास उससे भी कम नेवल फ्लीट वहां पे है। मतलब ये क्या चल रहा है, किस टाइप की प्लानिंग चल रही है। एंड ये बात मैं खुद भी बता रहा हूँ, ये बात मैं आपकी एक्सपर्ट्स ने जो ओपिनियन दिया है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अब आप इसके ऊपर ये ऐड कर दो कि ईरान के पास हैं कितनी सारी एंटी शिप मिसाइल्स, इसके ऊपर ये ऐड कर दो कि ईरान के पास है कितने सारे ड्रोन्स जो एक्चुअली आपके पूरे यूएस शिप्स को सराउंड कर सकते हैं, ठीक है। अब मान लो सिमिलर ऐसा कुछ सिनारियो इमेजिन करो कि वॉर चालू होती है, ठीक है, एंड ये जितने भी शिप्स हैं इनके ऊपर बॉम्बार्ड कर देते हैं बहुत सारे ड्रोन्स। अब एक एक ड्रोन को आप शूट करोगे फ्रॉम द स्काई, कितनी सारी मिसाइल्स आप एक्सपेंड कर दोगे, देन आप एकदम एक्सपोज हो जाते हो टू एंटी शिप मिसाइल्स। अब अमेरिका का तो प्लान ये रहेगा कि जितने जल्दी हो सके इनके मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स को खत्म कर दिया जाए, बट इजराइल उस टाइम पे वो नहीं कर पाया था। आज के डेट में क्या उनके पास पिन पॉइंट लोकेशंस हैं? ईरान इतना बड़ा देश है एंड वो कहाँ कहाँ स्प्रेड आउट है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये जितने भी मिसाइल लॉन्चर्स हैं ये बिलो द ग्राउंड है। यही सेम चीज येमेन में देखी गई थी, एंड उस टाइम पे विद अ बिगर फ्लीट नहीं हरा पाए थे ये लोग हुथीज को, तो आज के डेट में कैसे हरा पाएंगे, वो भी ईरान जैसी पावर को। एंड ईरान के पास अब रशियन एंड चाइनीज मॉडर्न एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं जो हुथीज के पास बिल्कुल भी नहीं थे। एंड ईरान ने तो सिंस दैट 12 डे कॉन्फ्लिक्ट विद इजराइल कितना अपग्रेड कर लिया है अपने आप को, उसके बारे में हमने आपको इस वीडियो में बताया है। बट इन शॉर्ट यहाँ पे आपको बता देते हैं कि वहाँ पे रशिया के S-400s एंड चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम्स एक्टिवेटेड हैं। तो लैरी जॉनसन ये बता रहे हैं कि भाई सिंपल मैथमेटिक्स का गेम है। पिछली बार हुथीज को हराने के लिए आपने ज़्यादा फायर पावर एम्प्लॉय करी एंड आप हार गए, आप नहीं जीत पाए। एंड आज के डेट में ईरान को टैकल करने के लिए आपने कम फायर पावर इन्वॉल्व की है। अब साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जितने भी इनके शिप्स वहाँ पहुँचे हुए हैं, ठीक है, उनके पास जितनी मिसाइल्स हैं, कुछ मिसाइल्स तो ऐसी होंगी जो एयर डिफेंस सिस्टम में यूज़ होंगी, कुछ इनकी ऑफेंसिव वाली मिसाइल्स होंगी, टोमाहॉक मिसाइल्स। तो आधी मान लो एयर डिफेंस है, आधी टोमाहॉक मिसाइल्स हैं, तो आपकी जो एयर डिफेंस मिसाइल्स हैं वो काफ़ी जल्दी खत्म हो सकती है। रीज़न बीइंग कि ईरान के पास इतने सारे ड्रोन्स हैं, उनको शूट डाउन करने में ही आपकी वो खत्म हो जाएंगी। फिर आपको डिफेंड करना पड़ेगा उनकी एंटी शिप मिसाइल्स के अगेंस्ट। एंड ईरान के पास है वन ऑफ द फाइनेस्ट मिसाइल्स, जिनके पास सैटेलाइट नेविगेशन है, ठीक है, एरोडायनामिक कंट्रोल फिन्स हैं। तो जैसे ही वो डिसेंड करती है मिसाइल, उसके पास सीकर्स हैं जो एक्चुअली लोकेट कर सकती है द लोकेशन ऑफ दैट शिप। तो इनके पास जो एडवांस्ड वाली एंटी शिप मिसाइल्स हैं, आप देखो उनकी रेंज क्या है, एंड आप ये देखो जो अमेरिका के पास जो टोमाहॉक ऑफेंसिव मिसाइल्स है उनकी रेंज क्या है। हमने आपको यहाँ पे रिसर्च करके बताई है, ऑलमोस्ट दोनों की रेंज इक्वल है, 1000 माइल्स एंड 1000 माइल्स। एंड ये लैरी जॉनसन ही रिपोर्ट कर रहे हैं, वो भी बता रहे हैं ऑफ कोर्स कि ये वेरीफाइड सोर्स तो कहीं से भी नहीं मिल पाएगा, पर जितनी भी शिप्स हैं जो ऑफ द कोस्ट ऑफ ईरान है काफ़ी दूर पार्क्ड हैं वो, क्योंकि अगर आप पास जाओगे तो आप इन मिसाइल्स की रेंज में आ जाओगे। बट अगर आप बहुत दूर हो तो फिर आप फायर कैसे करोगे, क्योंकि जो सामने वाले की जो मिसाइल कैपेबिलिटी है उसकी रेंज और आपकी फायर करने की जो ऑफेंसिव मिसाइल्स है, टोमाहॉक मिसाइल्स, दोनों की रेंज सेम है। तो अगर आप उनके रेंज में आ गए तो आप टारगेट बन गए। एंड ईरान इतना बड़ा देश है, आपको कितने सारे टारगेट्स को टारगेट करना पड़ेगा, बट फॉर देम यहाँ पे तो 3 डिस्ट्रॉयर्स हैं, 1 एयरक्राफ्ट कैरियर है,
तो कितने जल्दी ये गेम खत्म हो सकती है। एंड ये मत बोलना कि हूथीज के पास जो मिसाइल कैपेबिलिटी है काफ़ी इन्फीरियर है आई इमेजिन कंपेयर्ड टू ईरान। उन्होंने भी ऑलमोस्ट काफ़ी क्लोज शेव्स हुए थे, ऑलमोस्ट एयरक्राफ्ट कैरियर को हिट कर दिया था। इनफैक्ट हमने इस वीडियो में ही आपको बताया था कि बिकॉज वो मिसाइल्स इतनी क्लोज आ जाती थी हिट करने के, जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो सडनली उसको मनूवर करना पड़ता था। मैं कैसे बताऊं, ये मतलब इनके एक्चुअली में जो F-18 एयरक्राफ्ट्स हैं वो फिसल के समुंदर में गिर गए। मजाक नहीं कर रहा हूं। अब इसमें एक और कॉम्प्लेक्सिटी ऐड करो, जब ईरान ड्रोन्स फायर करेगा, एंड आई एम टेलिंग यू दिस बिकॉज इन नंबर्स का गेम हो जाएगा, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, आपको अपने आप को डिफेंड करने के लिए जितनी भी आपकी डिफेंसिव मिसाइल्स हैं उनको लॉन्च करना पड़ेगा, उन ड्रोन्स को गिराने के लिए या उन मिसाइल्स को गिराने के लिए। एंड यू कुड रन आउट ऑफ दोज मिसाइल्स। मान लीजिए आपकी हाफ ऑफेंसिव है हाफ डिफेंसिव है, अगर आपकी डिफेंसिव मिसाइल्स भी खत्म हो गई देन व्हाट डू यू डू? तो आपको रीलोड करानी पड़ेंगी वो मिसाइल्स, एंड रीलोड आप एट सी करा ही नहीं सकते, आपको जाना पड़ेगा टू द नियरेस्ट पोर्ट। ठीक है, जो होगा डिएगो गार्सिया। अब एक्सपर्ट्स का ये मानना है दैट एनीथिंग बिटवीन 5 to 10 डेज लगेंगे इस पूरे कार्यक्रम में। इसका मतलब स्टार्ट स्टॉप अटैक रहेगा आपका, बट ईरान का स्टार्ट स्टॉप नहीं रहेगा। ईरान कंटिन्यू करते रहेगा अटैक्स आपके बेसिस को, ठीक है। ईरान कंटिन्यू करते रहेगा अटैक इजराइल को, जो कि बिलीव मी और नॉट इस सब में सबसे वीक लिंक इजराइल ही है। एंड जब आप हुतीज को अटैक कर रहे थे तब आपके 3 F-18 एयरक्राफ्ट्स का नुकसान हो गया था, साथ ही साथ आपके जो रीपर ड्रोन्स हैं उनका भी नुकसान हो गया था। एंड वॉर बिकेम टू कॉस्टली एंड इनको विड्रॉ करना पड़ा था। यही एग्जैक्ट रीजन है, शायद यही रीजन है कि अब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इससे पहले कि वो लोग अटैक करें, अपने एयर डिफेंसेस जो हैं उनको और स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, अपने जो बेसेस हैं उसके आसपास। इन्होंने थर्ड डिप्लॉयमेंट करी है, जिससे एक बहुत ही बड़ा सिग्नल जाता है कि भाई एक पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट चालू होने वाली है। एंड स्पेसिफिकली क्योंकि ये रिपोर्ट किया जा रहा है कि अमेरिका के पास सिर्फ 7 ऑपरेशनल बैटरीज हैं थर्ड की, एंड उनको भी वहां पे अगर डिप्लॉय किया है, इसका मतलब डेफिनेटली कुछ ना कुछ हो सकता है। तो थर्ड के अलावा पेट्रियट मिसाइल्स भी डिप्लॉय करी गई हैं। अब भाई इनको डिप्लॉय करने का कॉस्ट ही इतना है, तो अगर डिप्लॉय कर रहे हैं तो किसी रीजन से डिप्लॉय कर रहे होंगे ना। अगर अटैक होना होगा तो तुरंत करना पड़ेगा इन्हें, एंड उसकी वजह यह है कि ईरान, चाइना और रशिया के साथ अराउंड मिड फरवरी वहां पे जॉइंट नेवल एक्सरसाइजेस करने वाला है। तो अगर वहां पे चाइना एंड रशिया की भी शिप्स आ जाती हैं, तब आप इस टाइप का अटैक एग्जीक्यूट करने की नहीं सोच सकते। अब एक बात आ जाती है कि अमेरिका क्यों अटैक करना चाहता है। ठीक है, सबसे पहले तो उनको लगता है कि भाई हम रेजीम चेंज के बहुत पास हैं, ईरानियन रेजीम इज दिस क्लोज टू फॉलिंग, मतलब दिमाग खराब हो जाएगा आपका अगर आप वहां की न्यूज कवरेज देख लोगे तो। हमारे रिपब्लिक टीवी और ये टाइम्स नाउ, नव भारत जितनी भी बकवास कर लें, कुछ भी नहीं लगते उनके सामने। अगर आप फॉक्स न्यूज और ये सब की देख लोगे तो, हम चाहते भी थे आपको कुछ दिखाएं बट वीडियो बहुत लंबा हो जाता, मे बी हम उस पर रिएक्ट कर देंगे। तो वहां पे यही बताया जाता है कि फॉर अमेरिकन सेफ्टी। तो वही हमने डीप सीक, जो कि हमारा फेवरेट AI है, हम वहां पे गए एंड हमने उससे पूछा कि ऐसे कितने अमेरिकन हैं जो मारे जा चुके हैं बाय ईरान एंड इट्स प्रॉक्सीज। तो उसने हमें नंबर दिया अप्रोक्सीमेटली 600 ऐसे अमेरिकन हैं जिनको ईरान और उसके प्रॉक्सीज ने मारा है, ठीक है, ओवर द पास्ट 40 ईयर्स। फिर हमने पूछा, अरे बताओ कि कितने ईरानियंस हैं विच हैव बीन किल्ड बाय USA, इजराइल, US के एलाइज या उनके प्रॉक्सीज सिंस 1979। तो उसने हमें जवाब दिया, ओवर 1 मिलियन ईरानियंस हैव बीन किल्ड। एंड ऑफ कोर्स ग्रांटेड केस में ईरान इराक वॉर इंक्लूडेड है, बट इराक को फुल फ्लेजेड सपोर्ट था US और उसके एलाइज का। एंड ईरान इराक वॉर जो हुआ था, जो पोस्ट द इस्लामिक रेवोल्यूशन 1979 के बाद जब हुआ था दोनों के बीच में वॉर, तब इराक को कौन सपोर्ट कर रहा था? सद्दाम हुसैन के इराक को कौन सपोर्ट कर रहा था? किसने उन्हें केमिकल वेपन्स दिए थे जो ईरानियंस के अगेंस्ट यूज हुए थे? जाके खुद लुकअप कर लेना, फिर आपको पता चलेगा कि असली टेररिस्ट कौन है। एंड जहां तक असली टेररिस्ट की बात हो रही है, तो इजराइल ने रिसेंटली ही एडमिट किया है कि अराउंड 70,000 पैलेस्टीनियंस मर चुके हैं गाजा में। तो आप नंबर्स देख लो, प्रोपोर्शनैलिटी तो कहीं है ही नहीं यहाँ पर। एंड उन सब लोगों के लिए, खास तौर पे हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया एंड द लाइक्स ऑफ गौरव आर्या, ठीक है, ये लोग आके कहते थे अरे वो तो हमास बता रहा है वो नंबर, ऐसा तो है ही नहीं। भाई साहब, आपके फौफौ इजराइल ने खुद एडमिट कर लिया है। तो भाई सवाल ये उठता है कि होगा क्या अगर अमेरिका अटैक करता है, तो क्या होगा? तो मैं, जो हमारे फेवरेट एक्सपर्ट हैं, ex-CIA लैरी जॉनसन, I'll let him explain. The United States is going to learn, get a very bloody nose. We're going to find out that all these bases that we thought were safe in Qatar, in Saudi Arabia, in Kuwait, they're going to suffer significant damage. American military personnel are going to be killed. We're going to have airplanes shot down over Iran. They're going to have captured U.S. pilots in Iranian captivity. And
you're going to have naval ships. I would predict if this goes hot and they try to get any ships in close enough to fire Tomahawks, we're going to lose probably at least 2 ships. So all of a sudden, after all this false narrative about America being the greatest military power ever, we're going to be exposed as the king with no clothes, because we've been kidding ourselves and not keeping up with technology. तो भाई वो कह रहे हैं कि अमेरिका विल गेट अ ब्लडी नोज, मतलब अमेरिका पूरी तरह एक्सपोज हो जाएगा। अमेरिका जो अभी तक एकदम सुपर पावर बना फिरता है इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री, वो अगर शैडोज से बाहर निकलेगा तो एक्सपोज हो जाएगा। उनके एयरक्राफ्ट जाएंगे, उनके शिप्स जाएंगे, अमेरिकन पायलट्स कैप्चर हो जाएंगे एंड अमेरिका विल लूज। यही बात वो कह रहे हैं। एक चीज़ जो उन्होंने यहाँ पर नहीं कही, बट हम अपने वीडियो में आपको पहले बता चुके हैं एंड बहुत सारे एक्सपर्ट्स इंक्लूडिंग हिम काफ़ी बात कर चुके हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी को होगा तो इजराइल को होगा। साथ ही साथ ये चीज़ तो उन्होंने भी कही कि जो वहाँ पे बेसेस हैं आसपास अमेरिकन बेसेस को, हो सकता है वो इनके हाथ से चले जाएं। दे विल लूज दोज बेसेस एंड ऑफ कोर्स हम ये नहीं कह रहे कि ईरान को नुकसान नहीं होगा, ईरान को भी भारी नुकसान होगा, बट इनके जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं वो पूरे बिल्कुल नहीं हो पाएंगे। एंड इसमें सबसे बड़ी बात कि कोई सरप्राइज एलिमेंट तो अब बचा ही नहीं ना। जब पिछली 2 बार आपने अटैक किया, सबसे पहले जब इजराइल ने अटैक किया तब कितना बड़ा सरप्राइज एलिमेंट था। ईरानियंस तो काफ़ी हद तक मतलब कंप्लेसेंट थे, दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग, दे वर एक्सपेक्टिंग कि भाई नेगोशिएशंस चल रही हैं तो क्या ही होगा। आपने उनके टॉप ब्रास ऑफ लीडरशिप को, IRGC के, आपने उनके टॉप ब्रास ऑफ लीडरशिप को ऑफ न्यूक्लियर साइंटिस्ट, उनको भी खत्म कर दिया। एंड इतना सरप्राइज अटैक था वो कि ईरान के अंदर से ही ड्रोन्स लॉन्च हो रहे थे। जब इतना बड़े सरप्राइज एलिमेंट से वो उभर चुके हैं तो अब आपके पास वो सरप्राइज एलिमेंट बचा नहीं। आपके जितने भी मोसाड एजेंट्स थे या CIA एजेंट्स थे मेजरली एक्सपोज हो चुके हैं ड्यूरिंग दैट टाइम एंड मेजरली एक्सपोज हो चुके हैं ड्यूरिंग दीज प्रोटेस्ट, जिसमें बहुत सारे वायलेंट प्रोटेस्टर्स तो आप लोगों के ही थे ना। एंड बात हो रही है अमेरिका एंड इजराइल की। इसके अलावा एक बहुत ही मेजर चीज़ जो आपको कोई बता नहीं रहा वो ये है कि चाइना के पास कैपेबिलिटी है ब्लाइंड करने के लिए GPS सिग्नल्स की। मतलब इनके पास मल्टीपल वेज हैं कि जो ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम जो बेसिकली अमेरिका की ऑफेंसिव मिसाइल्स यूज़ करती हैं, आप उसको डीएक्टिवेट कर सकते हो। एंड दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू स्टारलिंक, कैसे उन्होंने स्टारलिंक को भी डीएक्टिवेट कर दिया था ईरान के अंदर। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि चाइना के पास अगर ऐसी टेक्नोलॉजी है तो इसका मतलब अमेरिका जो भी ऑफेंसिव मिसाइल्स लॉन्च करेगा वो GPS के थ्रू चलती हैं। अगर GPS ही नहीं चलेगा तो अपने टारगेट्स को कैसे हिट करेंगी। एंड ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम इंडिया के लिए भी है, क्योंकि हमारी भी जो ऑफेंसिव मिसाइल्स हैं बहुत सारी वो GPS ही यूज़ करती हैं। तो भाई अब सवाल ये हो जाता है कि ईरान के लिए क्या सोल्यूशन है। तो भाई बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स सच एज जॉन मेयरशाइमर वो खुद ही कहते हैं कि अगर वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर होते ईरान के तो वो कहते कि भाई उनको तो अभी तक न्यूक्लियर वेपन्स बना ही लेने चाहिए थे। परफेक्ट एग्जांपल तो आपके आंखों के सामने है नॉर्थ कोरिया, उन्होंने बना लिए न्यूक्लियर वेपन्स। अब कौन जाता है बोलता है कि भाई हम नॉर्थ कोरिया को अटैक करेंगे। They've left them alone, right? एंड ईरान के पास है डेड हैंड सिस्टम, मतलब अगर आप किसी तरीके से उनके जो मेजर कमांडर्स हैं उनको भी खत्म कर देते हो तो जो मिसाइल्स हैं दे विल लॉन्च देमसेल्व्स। एंड यही सेम चीज़ रशिया के पास भी है, डेड हैंड सिस्टम। एंड ये उन्होंने बनाई थी कोल्ड वॉर के दौरान कि अगर अमेरिका एकदम से लॉन्च कर देता है अपने न्यूक्लियर मिसाइल्स एंड यहाँ पे हम कोई बचते ही नहीं है ऑर्डर देने के लिए, तो वो मिसाइल्स अपने आप लॉन्च हो जाएंगी। एंड अगर मान लो बाय दी ऑफ चांस, वैसे तो पॉसिबिलिटी नहीं लगती अकॉर्डिंग टू द एनालिसिस जो हमने किया एंड आपको बताया है एंड जो एक्सपर्ट्स भी बताते हैं, अगर बाय चांस अमेरिकन सक्सेसफुल हो जाते हैं एंड जो करंट गवर्नमेंट है, जो सुप्रीम लीडर है, उनको भी हटाने में ये लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं, तो आगे क्या होगा ये इन लोगों को खुद ही नहीं पता। मार्को रूबियो जो इनका सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, फॉरेन मिनिस्टर, उसने खुद ही जाके अंडर ओथ जब टेस्टिमनी दी, ही हैड नो क्लू कि अगर ऐसा हो जाएगा तो नेक्स्ट क्या होगा। एंड उसके ऊपर तो हमने एक रिएक्ट्स भी बनाया, उसको जरूर चेकआउट करना। तो जो वायबल सॉल्यूशन बचता है दोनों पार्टीज के बीच में वो क्या है, वो है न्यूक्लियर डील। JCPOA जो पहले हो चुका था, जो ओबामा के टाइम पे की गई थी डील, जब ट्रंप इलेक्ट होके आया तो उसने वो तोड़ दी डील, क्योंकि उसने ज़ायनिस्ट को प्रॉमिस किया हुआ था कि वो ऐसा करेगा। तो इसलिए ट्रंप भाई साहब आपके लिए सही तरीका यही है कि आप एक न्यूक्लियर डील कर लीजिए और बता दीजिए कि भाई अब ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स कभी भी नहीं आएंगे एंड हमने इनके ऊपर प्रेशर डाल के अच्छे से नेगोशिएट कर लिया सक्सेसफुली। बट इतने ज़्यादा ज़ायनिस्ट के प्रेशर में हो आप, क्या आप ऐसा काम करोगे? तो भाई एक तरफ है ज़ायनिस्ट का प्रेशर, दूसरी तरफ वर्ल्ड नीड्स टू पुट प्रेशर ऑन ट्रंप, वर्ल्ड नीड्स टू पुट प्रेशर ऑन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। एंड बहुत सारे देशों ने ऐसे किया भी है, जैसे कि सऊदी अरेबिया, UAE, इन्होंने कहा है कि भाई आप हमारा एयर स्पेस, आप हमारा लैंड नहीं यूज़ करेंगे अटैक करने के लिए। सऊदी अरेबिया ने तो जाके इतना तक बोला है कि अगर ईरान टारगेट करता है US बेसिस जो कि सऊदी अरेबिया में है एंड सऊदी सिटीज़ को अटैक नहीं करता,
तो वो रिटेलिएट नहीं करेंगे। बेसिकली उन्होंने आके बोल दिया है वी आर न्यूट्रल। हमें ऐसा ही प्रेशर चाहिए पूरे दुनिया पे सारे वर्ल्ड लीडर्स से कि अमेरिका पर ऐसा प्रेशर डालें कि वो क्लियर कर दें कि भाई आप जो पागलपन करने जा रहे हो हम आपके साथ नहीं है इस पागलपन में। क्योंकि अगर यूएस अटैक करता है तो ईरान विल नॉट होल्ड बैक एंड मामला कितना आगे जाएगा, कितना एस्केलेट होगा, दिस नो वन कैन टेल।